हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट में हमने कई सारी चीजें समझी थी, है ना, कि जो पॉलिटिक्स जो इंडिया में रही ना उसके बारे में जान रहे थे हम आजादी के बाद में। ओके, तो 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किए गए 1950 में, है ना। तो 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। 2011 से सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। सुकुमार सेन जो थे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे इंडिया के। ओके, और जो इलेक्शन कमीशन की जो पोस्ट होती है ना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान के आर्टिकल 324 के तहत इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करवाते हैं देश में, है ना। तो वोटिंग की मेथड किस तरीके से चेंज हुई, ये वाली चीज़ें भी हमने समझी थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज के टाइम पर यूज़ करते हैं। तो पहले जनरल इलेक्शन जो कंप्लीट हुए थे 1952 में, है ना, लोकसभा के इलेक्शन। शुरू-शुरू में तो कांग्रेस का डोमिनेंस रहा फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, क्योंकि उस टाइम पर ताज़ा-ताज़ा आज़ादी मिली थी, तो लोग ट्रस्ट भी करते थे और उस टाइम पर हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट थे जो लीडर्स, तो वही कांग्रेस में थे, है ना। तो देखो यहाँ पर इतने सारे स्टेट में जो है कांग्रेस जीत करके आई थी। केरला की एक्सेप्शन थी। केरला में जो है दूसरी पार्टी ने भी अपनी जगह बना ली थी। ठीक है, फिर धीरे-धीरे करके टाइम बढ़ता गया, फिर कांग्रेस में भी जो है अलग-अलग लीडर्स आ गए, फिर लोगों को पसंद नहीं आई चीज़ें, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी निकलने लगी। राजकुमारी अमृत जो कौर थी, ये एक गांधीयन और फ्रीडम फाइटर थी। ठीक है, मतलब गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी और एक फ्रीडम फाइटर थी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पार्ट थी, ठीक है। और जो ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया में, ठीक है, फर्स्ट जो मिनिस्ट्री मिली थी हेल्थ की, इनको ही मिली थी। कपूरथला में जो है एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी ये। और इनका क्रिश्चियनिटी था रिलीजन। ओके, तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका विक्ट्री हुई थी केरला में। ओके, तो कांग्रेस को लग रहा था हर जगह वही जीतेंगे, पर देखा गया तो कम्युनिस्ट पार्टी का अच्छा खासा जो जीत के आई थी वो केरला में, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हमने पढ़ा था जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही निकली थी ये, है ना। अब हमें पढ़ना था नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। तो अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया सिर्फ ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर एक पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिला है ना? तो कई सारी वो कंट्रीज़ आपको वर्ल्ड में दिख जाएँगी जहाँ पर कई सारे एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएँगे, वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, मतलब कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वही रूल कर रही है ना? तो ये जो है क्रूशियल जो एक्सपीरियंस रहा, मतलब कि डिफरेंस देखने को मिला इंडिया के एक्सपीरियंस में और दूसरी कंट्री के एक्सपीरियंस में। अगर दूसरे केसेस में देखें तो डोमिनेंस जो रहा वन पार्टी का, उससे उनकी डेमोक्रेसी को खतरा पहुंच गया और वो डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो गई। ठीक है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीत करके आ रही है, ठीक है, और उन्होंने पूरे देश में कब्जा कर लिया है। जैसे कि चाइना के एग्जाम्पल ले तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी चलती है और वही पार्टी एक सिंगल पार्टी है, वहां पर उसी के जो लीडर हैं वही हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं। ठीक है, क्यूबा का एग्जाम्पल है सीरिया का। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर परमिट किया गया है इनके कॉन्स्टिट्यूशन ने कि एक ही सिंगल पार्टी रूल करेगी देश में, है ना। मल्टी पार्टी होती है तो मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन भी होती है अलग-अलग। अगर लोगों को एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो वो दूसरी को जॉइन कर सकते हैं और उनको पावर में ला सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो जो चाहे वो जीत सकता है ना। पर इनकी बात करें इन देशों की तो यहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। जैसे कि म्यांमार और बेलारूस, इजिप्ट या एरिट्रिया की बात करें तो यहाँ पर तो वन पार्टी स्टेट तो चल ही रहा था, उसके साथ-साथ जो है लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स की वजह से, मतलब कि एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही थी, ठीक है, क्योंकि लीगल और मिलिट्री मिलिट्री जो रूल कर लेती है यहाँ पर, ठीक है, डिक्टेटरशिप आ जाती है। इजिप्ट की बात करें तो वहां पर भी जो लीडर है वो पहले मिलिट्री से ही थे। म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर भी इनकी मिलिट्री को जुंता कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी जो है मिलिट्री का रूल चल रहा है। कुछ सालों पहले की बात करें तो मेक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान जो है यहाँ पर भी वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट देखने को मिला था। पर साउथ कोरिया तो एक अच्छी डेमोक्रेसी भी मानी जाती है, ठीक है? तो क्या क्या अलग था जो देश, हमारे देश में भी तो वन पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिला कांग्रेस का, है ना? तो इन केसेस से हमारे यहाँ कैसे डिफरेंस था? हमारे यहाँ वन पार्टी सिस्टम था भी ना तो डेमोक्रेटिक बेसिस पे था। लोगों को पसंद आ रहा था काम, इसलिए वो उनको वोट दे रहे थे कांग्रेस को। जब पसंद नहीं आया तो किसी और को वोट दिया, कोई और पावर में आ गया, है ना? तो कई पार्टीज जो है इलेक्शन लड़ती थी, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, अलग-अलग पार्टी के अलग-अलग जो पॉलिटिकल मेंबर्स हैं वो लड़ रहे हैं, ठीक है।
तो कांग्रेस जो है फिर भी जीत जाती थी, है ना? मतलब डिफरेंट पार्टीज़ थी, पर उनकी लेगेसी चली आ रही थी, क्योंकि आज़ादी के बाद के इलेक्शन थे, है ना? इसलिए वो जीतते आ रहे थे। पर बाद में जो है फिर उनको भी हार देखने मिली, है ना? तो ऐसे ही ना आपको अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी देखने को मिला था, जैसे हमारे देश में था। क्योंकि उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में ना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करवाया था, तो इनका भी डोमिनेंस देखने को मिला था साउथ अफ्रीका में। बहुत बार यही लोग जीतते आए, ठीक है? इलेक्शंस में। अपार्थाइड जिसको ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में भेदभाव होता था ना, तो वो। तो रूट जो है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सक्सेस है कांग्रेस पार्टी का, तो लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है? मतलब कांग्रेस पार्टी क्यों जीत रही थी इलेक्शन बार-बार, है ना? इसका भी तो कोई रीज़न होगा, क्योंकि इस टाइम पर हमारे लीडर्स अच्छे थे, है ना? सारे देश के जो अच्छे-अच्छे जो फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने पार्ट लिया था, वो वाले लीडर्स थे हमारे, है ना? और उन्होंने आज़ादी के लिए फाइट की थी, तो लोगों को ना उनके ऊपर भरोसा था, इसलिए वो जीतते आ रहे थे, है ना? तो कांग्रेस जो है, नेशनल मूवमेंट चलाया था उनने, इसलिए वो उनकी ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी। लोगों के मन में बसा हुआ था कि हाँ, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट रहे, है ना? उन्होंने हमें जो आज़ादी दिलवाई। कई सारे लीडर्स जो थे, वो आगे थे कि क्योंकि ना जो स्ट्रगल में आगे थे ना, जो इलेक्शन जो आज़ादी के लिए फाइट कर रहे थे, अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, है ना? वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तो वही तो जीतेंगे ना क्योंकि लोग उन पर भरोसा करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है अच्छी खासी ऑर्गेनाइज़ थी उस टाइम पर, है ना? और दूसरी पार्टी जो है उतना ऑर्गेनाइज़ नहीं थी, वो नई-नई बनी हुई थी। कांग्रेस की बात करें तो उस टाइम पर जो है उन्होंने कैंपेन वगैरह भी स्टार्ट किया तो उनका अच्छा खासा भाई दबदबा था देश पे, है ना? क्योंकि आज़ादी मिली थी, आज़ादी में सारे लीडर्स उसके पार्ट थे, है ना? इनफैक्ट कई सारी पार्टीज़ जो थी इंडिपेंडेंस के बाद ही फॉर्म हुई हैं। मतलब कि इंडिपेंडेंस के आस-पास ही दूसरी पार्टीज़ का फॉर्मेशन हुआ था। तो कांग्रेस जो है ना अगर फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक की बात करें ना मतलब पहले ही पार्टी बनी वो देश की जिसमें सारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया और नेशनल स्ट्रगल का मूवमेंट लेकर के चले, है ना? तो उनको फ़ायदा भी रहा है इसका। ओके, तो इंडिपेंडेंस के बाद में पार्टी जो है अ पूरा मतलब अगर ऊँचाई, पूरी चौड़ाई पूरा देखें अपने देश में तो अच्छा खासा उनका मैप में पूरे देश में देखें तो अच्छा खासा इनका जो ऑर्गेनाइज़ेशनल वर्क चीज़ें थी, लोकल लेवल तक लोग जानते थे कांग्रेस के बारे में, इसलिए उनको वोट देते थे, इसलिए वो जीत रही थी, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस जो है नेशनल मूवमेंट के बाद से और ना नेशनल मूवमेंट तक उनका बहुत ज़्यादा नेचर इंक्लूसिव भी था, ठीक है? अलग-अलग सेक्शन के लोग, अलग-अलग कम्युनिटी के लोग, सब लोग जॉइन करते थे उस पार्टी को, है ना? तो इंक्लूसिव अप्रोच थी उस टाइम पर, इसलिए जो है ना डोमिनेंस रहा कांग्रेस पार्टी का, ओके? यहाँ पर देखो बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी के बारे में दिया है, 1891 से 1956 तक रहे, ये जो है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं उनको, ठीक है? लीडर थे ये एंटी कास्ट मूवमेंट के, है ना? कि जो हमारे यहाँ जो भेदभाव हुआ करता था ना, दलित के साथ में इनजस्टिस होता था, बहुत ज़्यादा क्रूअल ट्रीटमेंट होता था। उसके अगेंस्ट इन्होंने जो है लेकर के चले स्ट्रगल किया, स्कॉलर थे और इंटेलेक्चुअल भी थे। मतलब जो जिस सोसाइटी में इन्होंने इतना ज़्यादा भेदभाव सहा, फिर इनको स्कॉलरशिप मिली, तो ये लंदन जाकर के इन्होंने पढ़ाई वगैरह भी की, है ना? फिर एक अच्छे लीडर बने और फिर हमारे देश का संविधान भी लिखा, ओके? तो ये फाउंडर थे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के, जिसको बाद में इन्होंने फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी फाउंड की थी, ठीक है? बनाई थी मतलब, पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी। इन्होंने प्लान किया था फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, मेंबर थे ये वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी उस टाइम पर। ओके, चेयरमैन एंड ड्राफ्टिंग कमिटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसके चेयरमैन भी थे। मिनिस्टर थे ये नेहरू जी के फर्स्ट कैबिनेट में आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में जो कैबिनेट मतलब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है ना तो उसमें कैबिनेट कहते हैं। ओके, उसको कैबिनेट कहते हैं, पर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 1951 में क्योंकि डिफरेंस आ गए थे हिंदू कोड बिल में। हिंदू कोड बिल ऐसा था कि जैसे कि आज कहते हैं ना सेक्युलर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएँगे। तो ये कह रहे थे कि सारे रिलीजन जो है, उनकी एक जैसी प्रैक्टिसेज़ होनी चाहिए चीज़ों को लेके जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, तो वही। पर जो है बिल पास नहीं हो पाया था तो इन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था नाराज़ होके, ठीक है? तो बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया था इन्होंने 1956 में इनके बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ में। ओके,
अब यहाँ पर देखो रफ़ी अहमद किदवाई के बारे में दिया हुआ है। 1894 से 1954 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। कांग्रेस के लीडर थे यूपी से। मिनिस्टर थे यूपी में। अगेन 1946 में ये मिनिस्टर थे कम्युनिकेशन के, फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया, जो कम्युनिकेशन की फर्स्ट मिनिस्ट्री बनी थी ना, उसके भी थे ये। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे। कांग्रेस इज़ अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। ठीक है? तो अभी हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ हाउ क्या कांग्रेस किस तरीके से इवॉल्व हुई। 1885 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे। ठीक है? प्रेशर ग्रुप जो है प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट में। फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेसमैन हो गए, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, टीचर्स ने बना लिया, डॉक्टर्स ने बना लिया। अब इनसे रिलेटेड कोई भी मुद्दा आएगा तो ये लोग जो है गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखेंगे और प्रेशर बनाएँगे गवर्नमेंट के ऊपर कि इनके लिए जो है गवर्नमेंट कुछ करे, है ना? तो न्यूली एजुकेटेड जो लोग थे, प्रोफेशनल थे, ठीक है, अच्छे खासे जो लोग थे ना, वो जॉइन किए उन्होंने जो है कांग्रेस जो बनाई, ठीक है? तो ये अच्छा खासा मास मूवमेंट था 20th सेंचुरी में, ठीक है? तो बेसिस बन गया, इवेंचुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मास पॉलिटिकल पार्टी बन गई, मतलब अब जनता भी इससे जुड़ने लगी थी, ठीक है? डोमिनेंस देखने को मिला पॉलिटिकल सिस्टम में फिर इसका। गांधी जी आए तो कांग्रेस तो और ज़्यादा फिर लोकल लेवल तक लोगों के पास पहुँच गई, ठीक है? इंक्लूसिव अप्रोच रहा, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जितने भी लोग थे, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट बनना चाहते थे, तो वो कांग्रेस को जॉइन कर लेते थे, ठीक है? तो पार्टी डोमिनेट करती रही। इसमें अच्छे खासे इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट और अपर मिडल क्लास के अर्बन एलीट थे। मतलब जो लोग पढ़ लिख रहे थे ना, तो वो चीज़ों को समझ रहे थे, तो वो इस पार्टी को जॉइन कर लेते थे। जैसे-जैसे ये लोग मूवमेंट लॉन्च करते थे, तो इनका बेस जो है और बड़ा होता जाता था देश में, ठीक है? जैसे कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाया, तो लोगों को पता चला हाँ, ये ऑर्गनाइज़ेशन है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए पार्ट कर जो स्ट्रगल कर रही है, हाँ, तो इसका पार्ट बन जाते हैं, ठीक है? तो सोशल बेस और ज़्यादा बढ़ता गया। ओके, डाइवर्स ग्रुप अलग-अलग कम्युनिटी के, अलग-अलग रिलीजन के, उनके अलग-अलग इंटरेस्ट थे, फिर भी जो है सभी लोग साथ में आ गए थे क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। चाहे किसान हो या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो अर्बन एरियाज़ में रहने वाले, चाहे गाँव में रहने वाले, वर्कर हो चाहे ओनर हो, ठीक है? मिडल, लोअर, अपर क्लासेस हर कास्ट, रिलीजन हर जो थे वो कांग्रेस से जुड़ रहे थे, ठीक है? क्योंकि उनको अपने देश से आज़ादी चाहिए थी, देश में आज़ादी चाहिए थी, ठीक है? अंग्रेज़ों से। तो जो लीडरशिप थी वो बढ़ती गई। हुँ। तो लीडरशिप भी बढ़ती गई, अपर क्लास की बात करें या फिर अपर क्लास प्रोफेशनल, तो एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर भी बने, है ना? रूरल ओरिएंटेशन भी देखने को मिला, गाँव की तरफ भी इन्होंने फोकस किया, है ना? तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर कांग्रेस जो है ट्रांसफॉर्म हो गई, रेनबो लाइक सोशल कोalition बन गया था। मतलब अलग-अलग रंग होते हैं ना रेनबो में, वैसे ही इसमें भी अलग-अलग इंडिया की डाइवर्सिटी शो हो रही थी, ठीक है? अलग-अलग सेक्शन के अलग-अलग जो लोग थे, सब लोग को इसको जॉइन कर रहे थे, रिप्रेज़ेंट कर रहे थे इंडिया की डाइवर्सिटी को इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज। तो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, डिफरेंट जो लोग हैं, अलग-अलग कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, पर वो इस जो ऑर्गनाइज़ेशन को जॉइन कर रहे थे। तो कई सारे ग्रुप थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को जो है कांग्रेस के साथ ही लेकर के चले, मर्ज कर लिया था, है ना? कई सारे लोग जो थे कंटिन्यू भी किया, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी, अपनी चीज़ों को लेकर के चल रहे थे। पर कई सारे ग्रुप और इंडिविजुअल थे, अपना जो मानना था, उनका जो बिलीफ था, उसको भी मानते हुए चल रहे थे और कांग्रेस में जुड़े हुए थे। इसलिए ना अलग-अलग आइडियोलॉजी के भी लोग देखने को मिल रहे थे, तो आइडियोलॉजिकल कोलिशन मतलब लोगों की जो है सोचना जो है उनकी अलग-अलग तरीके से। कुछ लोग जो है वर्कर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर कोई हो गया जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट पे फोकस कर रहे हैं, है ना? तो अलग-अलग जो विचारों वाले लोग सब लोग जुड़े हुए थे, ठीक है? तो रेवोल्यूशनरी भी थे और पैसिफिस्ट भी थे, मतलब जो बिल्कुल रिवोल्ट करके हाँ, सब कुछ करना जो है अंग्रेज़ों को मार-पीट के भगा देंगे। कुछ लोग थे शांति से, हाँ भाई धीरे-धीरे करेंगे, ऐसा ना हो कि अंग्रेज़ उल्टे पड़ जाएँ, ठीक है? शांति से लेकर के चलेंगे चीज़ों को, तो पैसिफिस्ट वो थे। कंज़र्वेटिव भी थे और रेडिकल भी थे। कुछ लोग बोलते कि धीरे-धीरे चेंज होना चाहिए, एकदम सडन चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते भाई सडन चेंज करो, बिल्कुल उलट-पुलट कर दो, सब ठीक कर दो। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट वही रेवोल्यूशनरी कि हाँ, सब कुछ बदल के रख देंगे, अभी भगाएँगे अंग्रेज़ों को मार के, ठीक है? और जो बम फेंकना और ये वाली जो है, तो एक्सट्रीम जो थे बिल्कुल, ठीक है? मॉडरेट जो कि शांति से धीरे-धीरे करेंगे, नहीं ओके, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से करेंगे और जो है अंग्रेज़ों से बातचीत करेंगे, है ना? तो राइट एंड लेफ्ट हो गए, ठीक है? लेफ्ट वाले जो होते हैं ना
और लेफ्ट वाले जो होते हैं मतलब गरीबों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और राइट वाले जो होते हैं वो रिच पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो ये आइडियोलॉजी है, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट कहते हैं। तो देखने को मिला कांग्रेस में सारी तरीके की आइडियोलॉजी देखने को मिल रही थी। कांग्रेस ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन गया था, कई सारे ग्रुप इससे कनेक्टेड थे। इंटरेस्ट जो है इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जो भी नेशनल मूवमेंट में थी, ठीक है? तो वो भी कनेक्टेड थी कांग्रेस। इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो कई सारी ऑर्गनाइज़ेशन, पार्टीज़ जो हैं, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था कि उनको किस तरीके से काम करना है, उनका पूरा स्ट्रक्चर हुआ करता था, ठीक है? तो वो कांग्रेस के अंदर ही एग्ज़िस्ट भी करते थे, ठीक है? कि उनका प्रॉपर मतलब कि एक कांग्रेस एक बड़ी पार्टी हो गई जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट ले रही है, उसके अंदर एक छोटी पार्टी भी थी जिसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी था, उनका स्ट्रक्चर भी अलग था, ओके? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। इन 1920s की बात है, कम्युनिस्ट ग्रुप जो है इमर्ज हो गए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, इंस्पिरेशन फ्रॉम बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। ठीक है, तो सोशलिज्म एज द सॉल्यूशन निकाल लिया था इन्होंने। पहले समझो कम्युनिज्म होता क्या है, ठीक है? कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है, तो इसमें ना कार्ल मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी देने में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म में गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर लेती है, ठीक है? और फिर लाएँगे कम्युनिज्म। तो कार्ल मार्क्स कहते थे पहले तो सोशलिज्म डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होती है, ठीक है? मतलब कि जो पुअर होते हैं उनकी और फिर प्रॉपर्टी लेस क्लास जो होती है प्रोलेटेरिएट और बॉर्गीज़ जो होते हैं प्रॉपर्टी वाली क्लास जो रिच लोग होते हैं। तो सिंपल समझो कि सोशलिज्म में गवर्नमेंट के अंदर सब कुछ कंट्रोल में रहता है। फिर कम्युनिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट ही खत्म, स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी, ठीक है? सब कुछ जो है लोगों के हाथ में रहेगा, कोई स्टेट नहीं होगा। पर ये यहाँ तक कोई कभी नहीं पहुँच पाया कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कम्युनिज्म, ठीक है? तो ऐसे ही बोलते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी बनाएँगे और कम्युनिस्ट पार्टी जो है क्या सोशलिज्म को लेकर के चलेगी, ओके? और बाद में कम्युनिज़्म आ जाएगा, पर कम्युनिज़्म कभी आता ही नहीं है और डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी हो जाती है। चाइना में भी यही हुआ, ठीक है? तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया में हुआ, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी और जो किंग था उसको हटा दिया था और जो फिर पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस चलने लगा कम्युनिस्ट पार्टी का। ऐसे ही चाइना में भी हुआ था। हुँ। तो सोशलिज्म को सॉल्यूशन मानने लगे थे सारी प्रॉब्लम्स का। सोशलिज्म में गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करेगी और गवर्नमेंट ही फिर लोगों के दुःख वगैरह सब कुछ कम करेगी, ठीक है? गरीबी, भुखमरी ये सारी चीज़ें, है ना? फ्रॉम 1935 कम्युनिस्ट जो हैं काम करने लगे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही। पार्टी जो है मतलब इनके रास्ते अलग हो गए फिर कम्युनिस्ट के और जो कम्युनिस्ट थे ना, सपोर्ट करने लगे ना ब्रिटिश को उनकी वॉर में अगेंस्ट नाज़ी जर्मनी। क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी 1939 से, ठीक है? तो उस टाइम पर जो है अंग्रेज़ सपोर्ट माँग रहे थे इंडिया का। तो जो अंग्रेज़ कह रहे थे कि ठीक है आप हमको सपोर्ट करो, तो हमारे यहाँ की जो कांग्रेस पार्टी थी वो बोली थी हमको आज़ादी दो, ठीक है? तो हम सपोर्ट करेंगे, है ना? तो ये कह रहे थे कि वॉर खत्म होने के बाद दे देंगे आज़ादी। पर कई लोगों का मानना ये था कि अंग्रेज़ों को ना सपोर्ट करें, है ना? कुछ लोग बोल रहे थे कि सपोर्ट करो क्योंकि जर्मनी में जो है नाज़ी पार्टी जो हिटलर की बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही। तो कम्युनिस्ट जो थे वो सपोर्ट करने लगे थे ब्रिटिश को वॉर में नाज़ी जर्मनी के अगेंस्ट में, ठीक है? तो दूसरी नॉन कांग्रेस पार्टी जो थी सीपीआई थी, ठीक है? मतलब कि दूसरी पार्टी के कंपेयर की बात करें तो सीपीआई भी ना उसका भी अच्छा खासा जो एक प्रॉपर मशीनरी थी और उनका भी एक कैडर था इंडिपेंडेंस के टाइम पर। मतलब इन्होंने अपने आप को अच्छे से लेकर के चल रहे थे ये लोग, है ना? तो इंडिपेंडेंस के साथ-साथ ना कई सारी आवाज़ें उठी पार्टी की भी, ओके? तो बेसिक क्वेश्चन ये था कि जो तो मतलब कि ये क्वेश्चन इनके सामने था कि क्या इंडिया सच में फ्री हुआ है या फिर आज़ादी सिर्फ झूठी है मतलब सच में नहीं हुआ है, ठीक है? तो इंडिपेंडेंस के बाद ना पार्टी को लगा कि जो ट्रांसफ़र होगा जो पावर का 1957 1947 में जो ट्रांसफ़र हुआ पावर का ब्रिटिशर्स ने दिया, तो वो ट्रू ट्रांसफ़र नहीं है, ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हुआ वॉयलेंट अपराइज़िंग भी देखने को मिली थी तेलंगाना में, मतलब सही आज़ादी नहीं मिली है हमें अभी भी। ओके, तो वहाँ पर वॉयलेंस देखने को मिला तेलंगाना में। कम्युनिस्ट जो थे फेल हो गए थे कि उनको प्रॉपर सपोर्ट मिल पाए अपनी पोज़ीशन में, है ना? और इनको जो है क्रश कर दिया गया था आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ करके, मतलब जो आर्मी वगैरह का यूज़ करके इनको जो है दबा दिया गया था कम्युनिस्ट को, ओके?
और इनको ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिला था। ओके, तो इसकी वजह से इन्होंने फिर से अपनी पोज़ीशन के बारे में सोचा, मतलब कि फिर से सोचा विचार किया कि हमें किस दिशा में चलना चाहिए। 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है छोड़ दिया पाथ, कौन-सा रास्ता छोड़ दिया कम्युनिस्ट पार्टी ने? वॉयलेंट रेवोल्यूशन का, मतलब मार-पीट करना ये सब, ठीक है? और डिसाइड किया कि हम भी जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में सीपीआई जो है इनको फिर भी 16 सीटें मिल गई थी और ये लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी निकल के आई थी, मतलब कांग्रेस के अपोज में उस टाइम पर कोई था ही नहीं, ठीक है? तो सीपीआई निकल के आई थी, इनकी फिर भी इन्होंने सीट जीती थी। ठीक है, तो पार्टी का जो सपोर्ट था ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में देखने को मिला था, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला में। ए.के. गोपालन, एस.ए. डेंगे, ईएमएस नंबूदरीपद, ये सब नेम है जो कि नोटेबल लीडर्स थे सीपीआई में। पार्टी जो है इसमें मेजर स्प्लिट भी देखने को मिला, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, वो भी टूट गई, ठीक है? उसमें भी स्प्लिट देखने को मिला आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, ठीक है? मतलब उनकी भी जो है विचार अलग-अलग हो गए थे उनके, है ना? तो सोवियत यूनियन और चाइना का अलग-अलग आ गया था, ठीक है? मतलब कुछ लोग यूएसएसआर के मॉडल पे चलना चाहते थे, यूएसएसआर बाद में रशिया बन गया था, ठीक है? मतलब इससे कई सारे देश निकल के आए थे, सबसे बड़ा देश रशिया था। और जो है कुछ लोग तो जैसे चाइना के मॉडल पे चलना चाहते थे। प्रो सोवियत जो है फैक्शन जो थे, मतलब कि जो यूएसएसआर को फॉलो करना चाहते थे, वो सीपीआई ही बने रहे और जो अपोज़ कर रहे थे, ठीक है? जो चाइना की तरफ चलना चाहते नहीं, नहीं सॉरी। तो सोवियत यूनियन और चाइना की तरफ से चलना चाहते थे। हाँ, सही है। तो अपोज़ में थे जो लोग, तो वो सीपीआई मार्क्सिस्ट बन गए, है ना? तो वो ये दोनों पार्टी जो थी ना, आज के टाइम पर भी एक्सिस्ट करती हैं। सीपीआई जो कि सोवियत यूनियन के साइड पे चल रहे थे, ठीक है? और सीपीआई जो है मार्क्स जो है, ठीक है? तो ये लोग जो थे चाइना की तरह चलना चाहते थे, ठीक है? ए.के. गोपालन जो है इम्पोर्टेंट लीडर थे, कम्युनिस्ट थे, केरला से बिलॉन्ग करते थे। ओके, तो इन्होंने कांग्रेस में भी जॉइन किया था, बाद में तो कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म कर ली थी, है ना? फिर स्प्लिट के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी को जॉइन किया 1964 में और फिर इन्होंने नहीं, बाद में इन्होंने सीपीआई मार्क्सिस्ट को जॉइन कर लिया था और फिर मजबूत करने के लिए पार्टी को काम किया। रिस्पेक्टेड पार्लियामेंटेरियन थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 1952 को। ओके, तो कांग्रेस से ही जो सोशलिस्ट पार्टी निकल के आई थी, कांग्रेस के अंदर ही सोशलिस्ट पार्टी थी, तो वो क्या बन गई, उसकी अपोजिशन पार्टी बन गई, है ना? आज के टाइम पर तो बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं हमारे देश में। तो डिस्पाइट डिफरेंसेस, तो कई सारे डिफरेंसेस थे, मतभेद थे, पर कुछ प्रोग्राम्स थे और पॉलिसीज़ थी जिसको पार्टी मैनेज करके चल रही थी। मतलब कि फिर भी डिफरेंसेस तो थे, फिर भी ये लोग जो है अपनी चीज़ों को कंसेशंस बना ही लेते थे, मतलब एग्री कर ही लेते थे, एग्रीमेंट हो ही जाता था। ओके, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, अब अलग-अलग जो ग्रुप निकल के आ गए हैं ना, तो उनकी आइडियोलॉजी अलग, तो फैक्शंस क्रिएट हो गए थे। तो कोएलिशन लाइक कैरेक्टर देखने को मिला था कांग्रेस में, ठीक है? फर्स्ट जो था कोएलिशन ना, सभी लोगों को साथ में लेकर के चलता है जो भी जॉइन करता है उसको, ठीक है? देयरफॉर जो अवॉइड करते हैं कोई एक्सट्रीम पोजीशन में जाने के और बैलेंस बना करके चलते हैं सारे इश्यूज में। क्या हुआ, ये एक आइडियोलॉजी का, ये दूसरी आइडियोलॉजी का, ठीक है? ये अलग, ठीक है? इनके अलग अलग विचार हैं, पर ये लोग साथ में चल रहे हैं ना, तो बैलेंस बनाना पड़ता है ऐसे लोगों में। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, इंक्लूसिवनेस लेकर के चलनी पड़ती है कोएलिशन की। कोएलिशन में 2 इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है चीज़ों को, टॉलरेट रहना पड़ता है और सबको साथ में लेकर के चलना होता है। ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट आपने सुना ना, आज के टाइम पर जो अगर बात करें नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अभी जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर जो है उनका सपोर्ट है और आंध्र प्रदेश का सपोर्ट है। इसलिए जो है नेशनल लेवल पे कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही है। तो इनके साथ इनको बना करके रखनी पड़ेगी। अगर इन्होंने सपोर्ट छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? इनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी नेशनल लेवल पे जो अभी बीजेपी की है। फिर से इलेक्शन होंगे, ओके? तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब सपोर्ट चाहिए उनका। तो स्ट्रैटेजी थी ये, मतलब कोएलिशन की स्ट्रैटेजी की वजह से अपोज़िशन जो है प्रॉब्लम में आ जाती है ना? तो अपोज़िशन की बात करें, तो जो अपोज़िशन चाहती है वो भी होता है, ओके? तो यही चीज़ देखने को मिलती है कोएलिशन में। तो आइडियोलॉजी में, प्रोग्राम में, तो जो आपका साथ दे रहा है उसकी चीज़ों को भी लेकर के चलना पड़ता है। जैसे अभी बीजेपी को जो है बिहार और बिहार के जो नीतीश कुमार है ना शायद, और जो चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश के, तो उनको भी लेकर के चलना हो रहा है, ठीक है?
अगर उनका नहीं सुनेंगे तो ये लोग अपना सपोर्ट हटा लेंगे। सेकंड चीज़ जो होती है, जो कोएलिशन में पार्टी में इन अ पार्टी कि जो जिसमें कोएलिशन होता है कि उसमें ना टॉलरेंस, सहनशीलता बहुत होनी चाहिए, इंटरनल डिफरेंसेस होंगी, ठीक है? मतभेद भी हो सकता है, अलग-अलग लोगों की सोच होती है ना, अलग-अलग गोल लेकर के चल रहे हैं, एम्बिशंस अलग-अलग हैं, अलग-अलग लीडर्स हैं, तो उन सबको लेकर के चलना होता है। ठीक है? तो कांग्रेस ने दोनों चीज़ें की। फ्रीडम स्ट्रगल तो था ही उनका, फिर उसके बाद में जो इंडिपेंडेंस के बाद में जो वो लेकर के चले, है ना? तो अलग-अलग आइडियोलॉजी के लोग तो थे ही पहले, तो इंक्लूसिव थी पहले ये पार्टी। तो इस टाइम पर जब इंडिपेंडेंस लेकर के चले वो स्ट्रगल, और फिर इंडिपेंडेंस के बाद भी। इसीलिए जो है, कोई ग्रुप अगर खुश नहीं है, पोजीशन जो पार्टी की क्या है, मतलब पार्टी से रिलेटेड कोई काम चल रहा है, उससे वो खुश नहीं है। पर वो पावर शेयर कर रहे हैं उसमें, पार्टी के अंदर ही है, ठीक है? घर में अलग-अलग लोगों के विचार हो सकते हैं, पर वो साथ में रह रहे हैं ना। फाइट जो मतलब कि तो दूसरे ग्रुप से फाइट कर रहे हैं, पर अपनी पार्टी को छोड़ कर के नहीं जा रहे हैं, है ना? और अपोज़िशन नहीं बन रहे हैं। तो ये जो ग्रुप थे, पार्टी के अंदर ही अलग-अलग ग्रुप थे, ठीक है? बड़ी पार्टी के अंदर छोटे-छोटे ग्रुप बने हुए थे, है ना? तो उन्हीं को फैक्शंस कहते हैं। कोएलिशन नेचर जो था कांग्रेस पार्टी का, तो इसमें टॉलरेटेड था। मतलब कि इसमें अलग-अलग फैक्शंस थे ना, तो टॉलरेंस भी था, इसलिए जो है ये चले आ रहे थे। कुछ फैक्शंस तो थे, वो आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन उनका अलग था, मतलब उनके विचार अलग थे, ठीक है? तो ये जो फैक्शन थे, इनमें ना मतलब पर्सनल एम्बिशन भी थे और थोड़ी दुश्मनी भी थी, तो देखने को मिलता है। तो इंस्टेड ऑफ वीकनेस की जगह इंटरनल फैक्शनलिज्म जो है ताकत बन गया था, ठीक है? कांग्रेस पार्टी का। ओके। तो अंदर ही ना, पार्टी के अंदर ही जो अलग-अलग लीडर्स जो हैं, अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात करें, तो पार्टी आपस में ही जो अलग-अलग फैक्शंस हैं ना, एक पार्टी के अंदर अलग-अलग लोग हैं, तो वो आपस में ही फाइट कर रहे हैं, ओके? तो लीडर्स जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट इंटरेस्ट को और आइडियोलॉजीज़ को, पर वो अपनी पार्टी के अंदर ही हैं, ऐसा नहीं कि बाहर जा कर के मिल गए, अपोज़िशन बन गए। ओके, तो कांग्रेस के अंदर ही थे, न्यू पार्टी उन्होंने फॉर्म नहीं की थी, बाहर निकल के। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट थे कांग्रेस के, तो वो फैक्शन से ही बने थे। मतलब स्टेट में जो अगर बात करें, तो दूसरी फैक्शन की पॉलिटिकल, मतलब दूसरे ग्रुप की जो है लीडरशिप चल रही है, पर वो कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर है, ठीक है? तो फैक्शंस जो है उनके डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन थे। वही बात है कि इनके विचार अलग थे, ठीक है? कांग्रेस जो थी, ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी थी, वही कि ये बड़े वाले हैं, इनके अंदर छोटे-छोटे एग्जिस्ट कर रहे हैं फैक्शंस, है ना? अदर पार्टीज़ जो थी वो अटेम्प्ट करती थी कि हाँ, इन्फ्लुएंस कर सकें इन फैक्शंस को, ठीक है? मतलब कि इनको जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे वो, कि हमारी बात सुने, हमारी तरफ हो जाए, ठीक है? ताकि जो है पॉलिसी में भी जो है थोड़ा बदलाव हो जाए, है ना? क्योंकि ये फैक्शन जब है अ, ये सपोर्ट करेंगे तभी ना गवर्नमेंट चल पाएगी, ठीक है? ये अल्टरनेटिव नहीं थे रूलिंग पार्टी के, ठीक है? अलग से पार्ट थे अपने ही, जैसे कि जैसे उन्होंने बताया ना कि अलग-अलग फैक्शंस एग्ज़िस्ट कर रहे थे। तो अल्टरनेटिव नहीं थे ये रूलिंग पार्टी के। ये जो थे प्रेशर करते थे, क्रिटिसाइज़ भी करते थे और जो है कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करते थे। ओके, जो ये सिस्टम था ना फैक्शन का, ये बैलेंस लेकर के चलता था, ठीक है? रूलिंग पार्टी के साथ में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन भी था, ओके, कांग्रेस के अंदर ही। तो फर्स्ट डिकेड की बात करें ना इलेक्टोरल कंपटीशन में, तो कांग्रेस ना बहुत एक्टिंग की उन्होंने, मतलब कि वो रूलिंग पार्टी भी थी एज वेल एज द अपोजिशन थी। मतलब कांग्रेस के अंदर ही अलग-अलग लोग थे, उनके अलग-अलग विचार थे। वो अपने-अपने विचार रखते थे, कांग्रेस को जो है इन्फ्लुएंस करते थे, जो सेंटर के जो लीडर थे उनको, कि आप जो है इस तरीके की पॉलिसी बनाओ, है ना? तो अपनी जो मन की बात रखते थे। इसलिए जो इंडियन पॉलिटिक्स में जो है कांग्रेस सिस्टम भी कहा जाता है। अच्छा खासा इनका रूल रहा। ओके, अब यहाँ पर देखो भारतीय जनसंघ के बारे में दिया हुआ है। भारतीय जनसंघ जो था फॉर्म किया गया था 1951 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फाउंड किया था, ठीक है? इनका अगर लीनेज की बात करें तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला आया था इन हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के पहले ये आरएसएस एंड हिंदू महासभा थे, ठीक है? बाद में जो है भारतीय जनसंघ बन गए, ओके? तो जनसंघ जो था डिफरेंट है अदर पार्टी की, अगर इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम की अगर बात करें तो उससे डिफरेंट है ये। ये जो है फोकस करते हैं आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन एंड बिलीव करते हैं कि कंट्री जो है मॉडर्न और प्रोग्रेसिव रहे, है ना? आगे चीज़ों को लेकर के चले, और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है इंडिया का कल्चर एंड ट्रेडिशन की बात करते हैं ये, ठीक है?
पार्टी बोलती है कि रीयूनियन करो इंडिया एंड पाकिस्तान का और अखंड भारत बनाओ, ठीक है। पार्टी जो है आगे रहती है रिप्लेस करने के लिए किस चीज को, कि इंग्लिश को रिप्लेस करो हिंदी से, हिंदी बन जाए हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके, और अपोज करते हैं कि कोई भी कंसेशन नहीं देना रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज को, ठीक है। रिलीजन के नाम पे या फिर कल्चर के नाम पे किसी को भी जो है ऐसे फायदे नहीं देने चाहिए माइनॉरिटीज को। ओके, तो पार्टी जो है कंसिस्टेंट एडवोकेट करते हैं, किस चीज को फेवर करते हैं कि इंडिया जो है डेवलप करे न्यूक्लियर वेपन को, स्पेशली आफ्टर चाइना कैरिड आउट इट्स एटॉमिक टेस्ट। चाइना जो है एटॉमिक पावर बन गया था, मतलब न्यूक्लियर पावर बन गया था 1964 में। तो ये सपोर्ट कर रहे थे जनसंघ, भारतीय जनसंघ, कि भारत को भी बन जाना चाहिए, है ना। हो सकता है भाई चाइना जो है फिर से अटैक कर दे, है ना। तो 1962 में वॉर में देख चुके थे। तो डिटरेंस होता है कि हमारे पास भी हथियार है, तुम्हारे पास भी है। अगर तुम चलाओगे तो हम भी चला देंगे, है ना। तो कोई भी नहीं चलाएगा ऐसे में, दोनों डर के रहते हैं। तो 1950 में जनसंघ जो है अ, मतलब मार्जिन में ही थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, इतना खासा इनका इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिला। ठीक है, 3 लोकसभा की सीट बस मिली थी 1952 के इलेक्शन में और 4 सीट मिली थी 1957 के जनरल इलेक्शन में। ठीक है, शुरू-शुरू की बात करें तो इनको सपोर्ट जो अर्बन एरियाज़ से मिला था, हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में। पार्टी के जो लीडर थे वो इंक्लूड करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बालाराज मंडोक। तो भारतीय जनता पार्टी के जो हैं रूट्स, जो जड़ें हैं भारतीय जनसंघ से निकल के आई हैं। यहाँ पर देखो दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में दिया हुआ है, फुल टाइम ये आरएसएस के मेंबर थे, 1942 में फाउंडर थे ये भारतीय जनसंघ के, जनरल सेक्रेटरी रहे ये प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, और इन्होंने शुरू किया था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट। ओके, इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी। तो अब अपोजिशन पार्टीज निकल के आ गई थी, ठीक है। तो हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा कि इंडिया में शुरू-शुरू में अपोजिशन पार्टी का उतना नहीं रही था। बड़ी पार्टी में ही अलग-अलग फैक्शन, छोटे-छोटे ग्रुप एग्ज़िस्ट किया करते थे, जो कि अपनी बात रखते थे सबके सामने, है ना? तो यही बात चली आ रही थी। तो हमने रिज़ल्ट देखा जैसे कि इलेक्शन में, तो नेम्स ऑफ मैनी पार्टी, कई सारी पार्टीज़ के नाम भी देखने को मिले कांग्रेस के अलावा, पर उनको इतना सपोर्ट नहीं था। इवन इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अपोजिशन पार्टी भी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है हमको अपना इंडिया, है ना? तो जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शन के पहले ही कई सारी पार्टी थी उस टाइम पर भी, ठीक है? तो कुछ पार्टी जो थी उनने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था पॉलिटिक्स में कंट्री की 60s एंड 70s के टाइम पर। तो इनकी जो जड़ें देखने को मिलती है नॉन कांग्रेस पार्टी की आज के टाइम पर भी, है ना? तो ये अपोजिशन के तौर पे 1950s में भी, जब से उनने शुरू किया तब जाके इनकी जो है पकड़ बनी बाद में, है ना? धीरे-धीरे करके इनकी भी जो इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। ओके, और जो जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी, ठीक है? तो उनको जो है मतलब कि इनका बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला था लोकसभा में, स्टेट असेंबली में उतना ज़्यादा नहीं था, पर इनकी प्रेज़ेंस थी, ओके? जिसकी वज़ह से डेमोक्रेटिक कैरेक्टर बना रहा सिस्टम का, है ना? कि अपोज़िशन भी तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता कि एक ही खड़ा हुआ इलेक्शन में, वही जीत गया और वही बार-बार इलेक्शन में आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शंस थे लोगों के पास, पर लोगों को वही लीडर पसंद आ रहा था, वो उसको वोट दे रहे थे, है ना? तो डिफरेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ तो थी, तो वो क्रिटिसाइज़ भी करते थे पॉलिसीज़ को। कांग्रेस पार्टी अगर गलत करती थी, तो उसके खिलाफ भी बोलते थे, "भई, तुमने ऐसे कैसे देश को पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे लेकर के चल रहे हो आप?" है ना? मतलब इनके डिसीज़न कोई गलत होते थे, है ना? जैसे आज भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है? तो रूलिंग पार्टी जो है चेक में रहती है कि भई, ये तो जनता को बता रही है कि हमने क्या गलत कर दिया, है ना? तो इनसे क्वेश्चन करने वाले लोग थे उस टाइम पर भी, है ना? तो बैलेंस ऑफ पावर थी कांग्रेस के अंदर भी, ओके? तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव ज़िंदा था, है ना? इन पार्टी की वजह से। और जो नाराज़गी थी ना जो सिस्टम से फ्रॉम टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक, मतलब कि कहीं हमारा देश एंटी डेमोक्रेटिक ना हो जाए, एक पार्टी का डोमिनेंस चल रहा है, ऐसा कुछ ना हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी, क्योंकि अपोज़िशन पार्टीज़ भी एक्सिस्ट करती थी। ये जो पार्टीज़ थी, इनके जो लीडर्स थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने हमारी कंट्री को शेप करने में, ओके? तो शुरू-शुरू की बात करें, तो अर्ली इयर्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिलती थी लीडर्स ऑफ द कांग्रेस में एंड अपोज़िशन के बीच में भी, मतलब कि एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे वो। कोई अगर कुछ बोलता था, तो लोग चीज़ों को सुनते थे, समझते थे। इवन अगर कोई अपोजिशन पार्टी जो है बिल लेकर के आती थी एक्ट बनाने के लिए, पास करने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए, अगर वो अच्छा होता था तो उसको पास भी कर दिया जाता था। पर आज के टाइम पर तो बिल्कुल नहीं। अपोजिशन पार्टी और जो रूलिंग पार्टी उनके बीच में तो भाई कांटे की टक्कर रहती है ना? तो इंटरिम गवर्नमेंट जो थी जिन्होंने देश पे रूल किया था आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि देश के आज़ाद होने के बाद में
थोड़े टाइम के लिए जो है गवर्नमेंट बनाई गई थी ताकि जो है चीज़ों को लेकर के चल सकें। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब हुआ, उसमें अपोज़िशन लीडर्स भी थे जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कैबिनेट में। जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर था किससे सोशलिस्ट पार्टी की तरफ ही, मतलब वो पसंद करते थे। और उन्होंने इनवाइट भी किया था सोशलिस्ट लीडर को, जयप्रकाश नारायण। सोशलिस्ट जो है इक्वालिटी के लिए काम करते हैं, तो इन्होंने जॉइन किया था गवर्नमेंट को, ठीक है? तो मतलब कि दूसरी पार्टी के लीडर्स को भी जॉइन करवा रहे, वो मना रहे, तो मतलब एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देखने को मिलती थी पहले के टाइम पर। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप जो था एंड रिस्पेक्ट था पॉलिटिकल, जो भले ही वो अपोज़िट में है, एडवर्सरीज़ हैं आपके, ठीक है? तो फिर भी वो एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। ये सब डिक्लाइन होता गया आफ्टर, जब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया तो इज़्ज़त ये सब सब खत्म होता गया। आज के टाइम पर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ये सब बिज़नेस ही बन गया है, पॉलिटिक्स पूरा, है ना? जनता के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। ओके। तो फर्स्ट फेज़ जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का था हमारे देश में, बहुत यूनिक भी था, है ना? इंक्लूसिव कैरेक्टर कैरेक्टर देखने को मिला नेशनल मूवमेंट का, जो कांग्रेस पार्टी लेकर के चली थी, है ना? इनके अंदर भी डाइवर्स ग्रुप हुआ करते थे। डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते थे ये, ठीक है? सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते थे लोगों में। ओके, कोalition भी थी। तो की रोल जो कांग्रेस ने प्ले किया था फ्रीडम स्ट्रगल में, इसी की वजह से उनको आगे भी लेकर के चले वो, है ना? इंडिपेंडेंस के बाद भी उनका जो है रूल रहा। एबिलिटी जो थी कांग्रेस की उस टाइम पर कि वो सभी इंटरेस्ट ग्रुप, सभी लोगों को लेकर के चल रहे थे, सब लोगों की बातों को सुन रहे थे, है ना? उस टाइम पर डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन हुआ करती थी पार्टी के अंदर भी। ओके। पर बाद में जो है ये सब भी डिक्लाइन होने लगा, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका भी सिग्निफिकेंस बढ़ने लगा था। क्योंकि फिर दूसरे लीडर्स आए कांग्रेस में, फिर लोगों को पॉलिसीज़ पसंद नहीं आई तो उन्होंने दूसरों को चांस दिया, दूसरी पार्टीज़ को। तो इस तरीके से कांग्रेस का डोमिनेंस देखने को मिला ओनली एक फेज़ में पॉलिटिक्स में कंट्री का। फिर उसके बाद में आगे की चीज़ें हम आगे की बुक में पढ़ेंगे। ओके। तो अब यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू का जो है लेटर था राजा जी को आफ्टर द इलेक्शन ऑफ टंडन कांग्रेस प्रेसिडेंट अगेंस्ट हिज विशेस। मतलब कि टंडन जो थे उनका कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे उनकी विशेस के अगेंस्ट। तो यही वो नाराजगी दिखा रहे हैं कि टंडन की इम्पोर्टेंस ज्यादा है गवर्नमेंट में और कांग्रेस में मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, तो यही चीजें बता रहे हैं। यहाँ पर देखो पिक्चर दी गई है नेहरू जी के कैबिनेट की, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, गवर्नर जनरल थे 1948 में, ठीक है? तो यहाँ पर अलग-अलग लीडर्स की पिक्चर दी गई है। ओके, ये देखो राजकुमारी अमृत कौर जो थी, ओके, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब की पिक्चर दी गई। यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 से 1953 तक लीडर थे, हिंदू महासभा के फाउंडर थे, भारतीय जनसंघ के मिनिस्टर, नेहरू के कैबिनेट में फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में रिजाइन किया था 1950 में क्योंकि इनके डिफरेंसेस हो गए थे ओवर रिलेशन विद पाकिस्तान। ओके, मतलब इनके जो डिफरेंसेस हो गए थे। मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, फर्स्ट लोकसभा में भी इनका जो रिप्रेजेंटेशन था, और उन्होंने अपोज किया था इंडिया की पॉलिसी ऑफ ऑटोनॉमी टू जम्मू एंड कश्मीर। मतलब ये कह रहे थे कि जैसे दूसरे स्टेट है वैसे ही रखो। जम्मू एंड कश्मीर को बहुत ही ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया था, जिसकी वजह से जो है वहां पर फिर लोगों के राइट्स का भी वॉयलेशन होने लगा और टेररिज्म भी पनपने लगा पाकिस्तान की वजह से, ठीक है? अरेस्ट किया गया था इनको जनसंघ एगिएशन के, जब इन्होंने कश्मीर पॉलिसी के अगेंस्ट में जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो इनको जो है अरेस्ट भी किया गया था और इनकी जो है मृत्यु हो गई थी जब इनको डिटेन करके रखा हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पर चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपको लेक्चर कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। थैंक यू।